अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में जिस तरह हम बात करते आ रहे हैं, इस वक्त अमेरिका और ईरान और इसराइल के दरमियान एक जंग का सिलसिला जारी है। रात गए सुप्रीम लीडर की शहादत की खबरें आना शुरू हुई और उसके बाद आज सुबह ईरानी सरकारी मीडिया ने बाज़ाब्ता इस बात की तस्दीक की कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई शहीद हो गए हैं। और एक हमला उन पर जो हुआ बड़ा पिन पॉइंट एंड टारगेटेड एक अटैक था। उसके बाद से बहुत एक गैर यकीनी सूरत हाल रही। कल फ़ौरन रिस्पॉन्स भी आया ईरान का और बेतहाशा जो मिज़ाइल्स हैं वो दागे गए। मुख्तलिफ़ खलीजी ममालिक भी उसका निशाना बने, लेकिन वो खलीजी ममालिक पर हमला नहीं था जिस तरह से ईरान वाज़े कर चुका था कि जहाँ जहाँ अमरीकी प्रेजेंस मौजूद है वहाँ वहाँ निशाना बनाया जाएगा। और यही किया गया। इन मिज़ाइल्स को इंटरसेप्ट भी किया जाता रहा। बहुत सारे मिज़ाइल इंटरसेप्ट हुए, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में जो मिज़ाइल्स हैं वो मुख्तलिफ़ अहदाफ़ को निशाना बनाने में कामयाब हुए। और एक अफरा तफरी का आलम पूरे मशरिक़ वस्ता में हमने कल के दिन में देखा। फ़्लाइट्स डिले हुई, कहीं पर एयरपोर्ट्स भी अंडर अटैक आए और एक पूरा का पूरा जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज होकर कल के बाद से रह गया है। इससे एक आध दिन पहले से ऑलरेडी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक जंग का सिलसिला जारी है, जहाँ पर पाकिस्तान मुख्तलिफ़ अहदाफ़ को निशाना आज के दिन भी मना रहा है और हलाकतों की तादाद अफ़गानिस्तान की साइड पे बढ़ती जा रही है। लेकिन अहम बात यह है कि उनकी जो हमले हैं मुख्तलिफ़ पाकिस्तान की चेक पोस्ट पर इन द बॉर्डर एरियाज़ वो अब तक नहीं रुक रहे हैं। मुज़ाकरात होंगे या बातचीत की मेज़ पर आएंगे या नहीं, दोनों सूरतों में अगर बात करें, ईरान की बात करें, इस पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये जंग मुज़ाकरात तक आएगी और बातचीत के ज़रिए कोई मामला हल होगा या ये कितनी तवील हो जाएगी। एंड सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। उस बारे में भी फ़िल वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो भी एक ऑनगोइंग सिचुएशन है। यकीनन इस पूरे ख़ित्ते के लिए ये सूरत हाल अच्छी नहीं है। और सुप्रीम लीडर जो कि सिर्फ ईरानी अवाम के दिलों में नहीं बसते थे बल्कि पूरी दुनिया में उनकी एक फॉलोइंग थी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान और बहुत सारे और ममालिक भी। वहाँ तमाम जगहों पर हमने देखा कि जो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के इक़दामात हैं उन पर एहतजाज किया गया। पाकिस्तान में भी हमें एहतजाज नज़र आया और यकीनन इस वक्त बहुत सारे जो लोग हैं, जो फॉलोअर्स हैं सुप्रीम लीडर के, वो यकीनन इस वक्त अक्रॉस द ग्लोब गमज़दा हैं। और ईरान के मुस्तकबिल के बारे में, उनकी पूरी टॉप लीडरशिप के जाने के बारे में के बाद से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि ये मामला अब किस सिमत में जाएगा। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल पर हम बात करें। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं नगमाना हाशमी साहिबा, सीनियर डिप्लोमेट, साबिक सफ़ीर हैं। वेलकम कहूँगा। प्रोग्राम में अनीक ज़फ़र साहब हमारे साथ हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब कुछ ही देर में हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। नगमाना साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए किस तरह से देख रही हैं आप? दो इट वाज़ एक्सपेक्टेड, काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी ईरान और अमेरिका इसराइल के हमले की ईरान पर। बिलाखिर उस वक़्त में जब ऐसा बहुत से लोगों ने ये ख्याल कर लिया था कि एक मुसव्वदा तैयार हो रहा है और वो एक एग्रीमेंट के करीब पहुंच रहे हैं, वो के बयानात सख्त थे, ऐसे में अचानक से इस हमले का होना और फिर इतना नुकसान ईरान की साइड पर भी हो जाना। लेकिन पहले जब ईरान पर हमला हुआ कुछ महीने पहले, तो ईरान को एक वक्त दरकार था, कई घंटे लगे थे उनको रिस्पॉन्ड करने में। इस वक्त जो रिस्पॉन्स टाइम था उनका 1 घंटे का था और वो अब भी कह रहे हैं कि मज़ीद सबक सिखाएंगे, मज़ीद अहदाफ़ को निशाना बनाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि एक बहुत बड़ा सेटबैक है सुप्रीम लीडर के चले जाने का, जो कि दिहाइयों से ईरान की सबसे ताकतवर शख्सियत थे, तमाम मामलात को कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने अपने जानशीन ज़रूर नामज़द कर दिए हैं, लेकिन कितना फ़र्क पड़ेगा उनकी प्रेजेंस ना होने से और ईरान कितना ज़र्ब, कितनी चोट पहुंचा पाएगा अमेरिका को या इसराइल को, किसी भी सूरत में जहां भी वो मौजूद है। बहुत शुक्रिया। आपने अपने इंट्रो में बहुत अच्छा तज्जिया किया और बहुत खूबसूरती से आपने तमाम मामला खोल के रख दिया है। ये अब देखने की बात है कि किस किस्म का रिस्पांस फाइनली ईरान देने में कामयाब होता है, जिसका उसने वादा किया है। जहां तक मुज़ाकरात का सवाल है, तो मुज़ाकरात तो चल रहे थे और अब बाद में पता चला कि वो मुज़ाकरात तो सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन थे। ये कभी नहीं हुआ कि जी निर्माना साहिबा। मुज़ाकरात
बहुत सारी चीजों पे इत्तेफाक हो गया है, और अभी वो मीडिएटर वॉशिंगटन में मौजूद ही था कि दूसरी तरफ से इतना बड़ा हमला उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि एक्सपेक्टेशन तो थी कि ये सूनर और लेटर हमला जरूर करेंगे ईरान के ऊपर, लेकिन ये था कि शायद प्रेशर में आके ब्रिंकमैनशिप दोनों तरफ से दिखा के तो टारगेटेड कुछ एक आध जगह पे हमला हो और फाइनली फिर शायद कोई एग्रीमेंट हो जाए। लेकिन ये तो आई एम सॉरी टू से बट बेसिकली तो अमेरिका जी। ने जहां तक अब सवाल है कि ईरान कितना इसकी अमेरिका की कॉस्ट रेज कर सकता है। अभी तक आपने देखा है कि उन्होंने जैसे कहा था, एंड दे आर विद इन देयर इंटरनेशनल लॉ का राइट, और यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का जो मैंडेट है उसके अंदर भी ये शामिल है कि अगर आप की कंट्री पे अटैक होता है तो इट इज योर लेजिटिमेट राइट कि आप उनके जो मिलिट्री अहदाफ हैं उन पे हमला कर सकते हैं। और ईरान ने पहले से भी कहा हुआ था कि हम उनके एसेट्स को टारगेट करेंगे, चाहे वो सी में हो चाहे वो लैंड में हो। और सारे गल्फ के स्टेट्स और मिडिल ईस्ट के स्टेट्स जहाँ पे भरा पड़ा है, अमेरिकन अड्डे भरे पड़े हैं, सबको ईरान ने वार्न किया था कि ये जंग अगर हम पे मुसल्लत की गई तो ये जंग फिर हम तक महदूद नहीं रहेगी, ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेगी। और आप लोग भी हम लोग भी सब यही कह रहे थे कि इस दफा ये जंग होगी तो ये ईरान तक नहीं महदूद रहेगी। और आपने देखा है नरमाना कि साहबा, मैं पिछली एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने जिस में तरफ इशारा इस किया, पूरे मैं एक हाँ, एक चीज़ को ज़रूर वाजे करें यहाँ, जो हमारे नाजरीन हैं उनके लिए भी, एंड फॉर माई कंजम्पशन एज वेल। जनेवा कन्वेंशन में बहुत सारी चीज़ें मेंशन हैं कि किस तरह से जंग के भी कुछ असूल होते हैं, हम सुनते आए पढ़ते आए। इवन जो दुश्मन को आप कैप्चर कर लेते हैं उनकी डेड बॉडीज़ के साथ भी आपने किस तरह से पेश आना है, ये तमाम तर चीज़ें हैं। ह्यूमन राइट्स की बहुत सारी बात हम सुनते हुए सदियां बीत गई, अब हमें कह लीजिए, और पिछले कुछ दिहाइयों में तो इसका बहुत चर्चा हुआ है कि ह्यूमन राइट्स। ये कोई चीज़ इजाज़त देती है कि किसी मुल्क पर हमला इज़ अ डिफरेंट थिंग अगर कोई मामला है, लेकिन आप किसी मुल्क के सुप्रीम लीडर को टारगेट करते हैं इसलिए कि वो आपको खटकते हैं, वो आप किसी मुल्क के सदर को निशाना बनाते हैं इसलिए कि वो आपको मुनासिब नहीं लगते, गो कि वो इलेक्टेड हैं या नॉमिनेटेड हैं, जिस तरह से भी हैं, आप किसी मुल्क के सदर को वहाँ हमला करके उठा के ले जाते हैं। ये अब क्या रीडिफ़ाइन होंगे तमाम तर जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, इनकी कोई गुंजाइश माजी में थी, या जिसके पास ताकत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये इसी तरह चलेगा सिलसिला? देखिए, अगर मुझे इजाजत हो तो मैं बड़े फ्रेंकली एक बात कहना चाहूंगी जी प्लीज़। कि इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन की तो जहां तक अमेरिका और इजराइल का ताल्लुक है उन्होंने कभी भी बॉदर नहीं किया। वो इस कदर के अब स्ट्रांग हो गए हैं कि वो समझते हैं कि वो जिसको चाहे लॉ को वो वायलेट करते। यूनाइटेड नेशंस अगर आज इनफेक्टिव हो रहा है तो आप गौर से देखिए कि सबसे ज्यादा वीटो का इस्तेमाल, और खास तौर पे जहां मुस्लिम ममालिक का सवाल होता है, जहां तक इन चीजों का सवाल होता है कि जी ये मशरिक वस्ता है, ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, इन ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस है, तो हर तरह से अमेरिका ने वीटो किया है। और उनका एक ही इंटरेस्ट है कि इस खित्ते में इजराइल को किसी ना किसी तरह न सिर्फ बचाया जाए बल्कि उसकी यहाँ पे इजारादारी जो है वो मजबूत की जाए। तो इसलिए आप ह्यूमन राइट्स की, और अब वैसे भी अमेरिका तो ह्यूमन राइट्स की बात ही नहीं करता, ह्यूमन राइट्स की बात तो यूरोप करता है। और वो भी आपने अब देखा है कि पिछले 40 साल में तो ह्यूमन राइट्स भी एक पॉलिटिकल टूल बन गए हैं रिप्रेशन का। और जहां उनको ये लगता है कि हमारा इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है वहां वो ह्यूमन राइट्स को ले आते हैं, लेकिन जहां उनका इंटरेस्ट सर्व हो रहा होता है, गजा में ह्यूमन राइट्स कहाँ थे, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स कहाँ हैं?
और ये जैसे इन्होंने वेनेजुएला में किया कि वो गए और जाके उन्होंने वहां से उसको उनके प्रेसिडेंट और उसकी बीवी को अगवा कर लिया, लेकिन ये ईरान है, ये वेनेजुएला नहीं है, ना जी ये हेटी। ये एक बहुत मजबूत सिविलाइजेशनल स्टेट है जिसमें बहुत रेजिलियंस भी है, बहुत समझ भी है और बहुत स्ट्रेटेजिक विजन भी है, और इनके पास ये बर्दाश्त भी है कि ये नुकसान को बर्दाश्त करके दोबारा रिसर्जेंस इनकी हो। आपने पिछले 40 साल में देखा है कि कौन सा दिन गया है कि ईरान सैंक्शंस के अंडर नहीं था, कौन सा दिन गया है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर कहीं ना कहीं से जंग मुसल्लत करने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी आपने देखा कि उसने न सिर्फ सरवाइव किया बल्कि अपने डिफेंस के लिए उन्होंने बहुत मजबूत इंतजाम किया हुआ है। और उनका इन्फ्लुएंस अब ये गल्फ स्टेट्स में भी और मिडल ईस्ट में एंड बियॉन्ड काफी ज्यादा है। और यहाँ मैं ये भी आपके नाजरीन से कहती चलूं, हो सकता है मेरी सोच गलत हो, लेकिन ये जो फलस्तीन में 2.5 साल हुआ है, इसको पूरी दुनिया ने बहुत गौर से देखा है, और खास तौर पे गल्फ स्टेट्स और जो मगरब की और मिडल ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उन्होंने फाइनली ये रियलाइज किया है कि जो उनकी एजम्पशन थी कि जब से ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बनी है और ये आइडियोलॉजिकल डिस्पेंसेशन यहाँ आई है, शायद उन्हें सबसे ज्यादा थ्रेट ईरान से। लेकिन नाउ इसीलिए आपने देखा कि अब्राहम अकॉर्ड्स एंड ऑल वर बेसिकली अगेंस्ट द इरानियंस। लेकिन अब उन्हें एहसास होता चला जा रहा है कि एक्चुअली शायद ये हमारा मिसपरसेप्शन था, एक्चुअली ये जो दुश्मन है ये बेसिकली इजराइल है और उसके पीछे अमेरिका है। इसीलिए देखिए आप अब्राहम अकॉर्ड्स रुक गए, जी ऑल दो कि जिन्होंने साइन किए थे उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, बट प्रैक्टिकली देयर इज नथिंग हैपनिंग एंड नो वन एल्स इज जॉइनिंग इट। अब वो वक्त आ गया है कि अमेरिकन सफीर इसराइल में बैठ के कहता है कि ये हमारा बिब्लिकल, हमारा हमें खुदा ने हमसे वादा किया है कि ये इसराइल जो है ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैलेगा, और ग्रेटर मिडिल ईस्ट जिसकी बहुत अरसे, ग्रेटर इसराइल जिसकी बहुत अरसे से बात हो रही है, वो बिल्कुल एक हकीकत बन के आपके सामने आ रहा है। गाजा गजा पे कब्जा हो चुका है, वेस्ट बैंक पे कब्जा करने की कोशिशें हो रही हैं, और अगर ये फिर अब इम्प्लीमेंट करते हैं तो वही इस्लामी मुमालिक जिन्होंने आई थिंक बहुत बड़ी गलती की ये सोच के कि हम इनको पैसिफाई करें, इनके यहाँ पे अड्डे दें और शायद हम इस थ्रेट से बच सकें, लेकिन अब वही डिसीजन उनका सबसे बड़ा थ्रेट बन रहा है, क्योंकि आज इसराइल ना जॉर्डन को छोड़ रहा है, ना सीरिया को छोड़ रहा है, ना वो राइट सऊदी अरेबिया नुमान और साहब, आगे आपने वो बहुत हर जगह तफसील से ग्रेटर सारे इसराइल की मामले बात पर कर रहा है। रोशनी डाल दी है। ब्रिगेड साहब की जानिब में आऊँगा, अनीक ज़फ़र साहब भी हमारे साथ हैं। ब्रिगेड साहब, कैसे देख रहे हैं आप? यकीनन कल रात जब ये ख़बर मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल मीडिया ने देना शुरू की तो पहले इसका डिनाइल था और दुआ थी एक यही सब के दिलों में कि ये ख़बर गलत ही हो, लेकिन फिर सुबह ईरानी सरकारी मीडिया ने इसकी तस्दीक की और आज के दिन पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान है, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, वो अश्कबार हैं, दुखी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इट्स नॉट ओनली एक बरादर इस्लामी मुल्क ईरान, ये एक सिलसिला है जिसने शायद फिर बहुत फैलना है। अभी नगमाना साहिबा बहुत तफसील से सारे मामले की तरफ इशारा कर रही थी, आप भी सुन रहे थे। आपकी क्या राय है, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी सिचुएशन को और कैसे ये आगे बढ़ता हुआ सारा मामला आपको नज़र आ रहा है? देखें, ये एक तो बड़ी सीरियस सिचुएशन है और अमेरिका और इजराइल देवर पूरा प्लान किया हुआ था उन्होंने कि यहाँ पर ऑपरेशन करना है। इन नेगोशिएशन थे, इट वाज जस्ट एन एक्सक्यूज टू गेट डिले और गेट मोर टाइम टू ब्रिंग ऑल एयरक्राफ्ट कैरियर्स, नेवल शिप्स एंड सो ऑन एवरीथिंग को ला के उन्होंने अटैक किया, और ये तकरीबन फाइनलाइज हो चुका था। आपका जब बैठे हुए थे ये जिनेवा में और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर भी थे, तकरीबन ईरान हैज एग्रीड ज़ीरो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, ज़ीरो, अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सेफगार्ड्स के अंदर,
और इवन अमेरिकन को एक्सेस, यहाँ तक दे एक्सेप्टेड इट डिस्पाइट द फैक्ट, और सारी तैयारी हो गई थी, और फाइन मॉर्निंग 28 मॉर्निंग इन्होंने अटैक कर दिया। इट वाज अनजस्टिफाइड, अनकॉल्ड फॉर, एक जी सॉवरेन मुल्क पर अटैक कर देना, और फिर कंडीशन ये लगा देनी कि नंबर 1 आप एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 0% पे करेंगे, नंबर 2 अभी मिसाइल्स कैपेबिलिटी ख़त्म करेंगे, नंबर 3 आप रिजीम चेंज करेंगे, और नंबर 4 जो सबसे फनी थी कि आप चाइना को ऑयल नहीं बेचेंगे। इमेजिन करें कि एक सोवरेन मुल्क के ऊपर आप ये किस तरह की कंडीशन लगा रहे हैं जो पहले ही सैंक्शन में से भरा पड़ा हो, और फिर आप सडन अटैक कर देते हैं, और अटैक करने के बाद एक राइट जी, एक ब्रेक की जाने में Well, पढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर, साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। अनीक ज़फ़र साहब की जानिब जाऊंगा मैं। अनीक ज़फ़र साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को? और अब इतलात इस वक्त की ये हैं कि ईरान मज़ीद मिसाइल जो है वो भेजेगा, और एक ऐसा हमला जो इससे पहले नहीं हुआ वो हमला इस वक्त होगा। किस तरह से देख रहे हैं अब तक की जो सारी डेवलपमेंट्स हैं, और आने वाला वक्त किसके लिए कितना मुश्किल होता नज़र आ रहा है आपको? शुक्रिया अस्सलाम। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो इस मामले के कानूनी या अखलाकी पहलू है वो तो हम सबको मालूम है कि उसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। हम उसको पहले भी आपके प्रोग्राम में हम उसके ऊपर बात करते रहे हैं, लेकिन अब मसला उससे आगे निकल चुका है, और अब मसला ये है कि क्या होने जा रहा है, खित्ते में क्या होगा, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को कैसे इन चीज़ों को देखना है और इन मामलात को संभालना है। पाकिस्तान के लिए भी कोई आसान मामलात आगे चलकर मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि ईरान भी के साथ ईरान हमारा हमसाया है। हमने कोशिश की है हमेशा कि ईरान के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे रहें, बावजूद चंद शिकायत के जो कि हमसायों के दरमियान होती हैं। हमने और ईरान ने मामलात को एक ख़ास हद से ज़्यादा बिगड़ने कभी नहीं दिया, और आपस में बात कर हम बात को आगे चलते हैं। लेकिन इस वक्त जो मसला ये है कि जब ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद ईरान का जो रिटेलिएशन थी उसने जो अपनी स्ट्रेटजी इस्तेमाल की, जो उसकी अपनी वॉर डॉक्ट्राइन या जो भी था, उसके तहत उसने बहुत सारे ऐसे ममालिक पे गल्फ में उनकी वहाँ पे अमेरिकन बेसिस पे, और दुबई में तो खैर, और अबू धाबी में तो शायद अमेरिकन बेसिस के अलावा भी बहुत सारी जगहों पर हमले हुए, और बहुत सारी जगहों पे ड्रोन्स और मिसाइल भेजे गए। उससे मामला पाकिस्तान के लिए बड़े नाजुक हो गए हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको मालूम है कि कुछ मामलात में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात के मरासम ख़राब होने शुरू हुए थे। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग सी चाइना के ज़रिए बनाई गई थी, और कुछ मामलात बेहतर थे, एक दूसरे के साथ राब्ते चल रहे थे। लेकिन जो कल की डेवलपमेंट्स हैं, जो कुछ हुआ, उसके बाद सऊदी अरब जो है वो खुलकर वहाँ पे सामने आ गया, और उसने कहा कि भाई हम जो है वो जो हमारी गल्फ की रियासतें हैं उनके साथ खड़े हैं। अब इसका मतलब है कि वॉर थिएटर जो है वो फैल चुका है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आई कैन हियर यू। अच्छा, और वॉर थिएटर जो है वो फैल गया। अब वॉर थिएटर फैलने से पाकिस्तान के लिए मसला ये बन चुका है कि वो सारे ममालिक जो हैं उनके साथ भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। हाल ही में हमने सऊदी अरब के साथ एक दफाई मुआहदा किया है, फिर हमारे बेतहाशा पाकिस्तानी जो हैं इन खलीजी रियासतों में मुकीम हैं। सो पाकिस्तान के लिए मामला थोड़े से मुश्किल होते जा रहे हैं कि किसको कितनी हद तक हमने साथ देना है या हमने बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल रहना भी शायद उतना मुमकिन ना हो, क्योंकि जब ऐसे मामला होते हैं तो जो आपके दोस्त हैं, जो आपके एलाइज हैं, वो चाहते हैं कि आप खुल के उनके साथ खड़े हों। तो मौजूदा हालात में पाकिस्तान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आज हमने देखा कि यहाँ पे लोग जज्बाती हुए, और जिसके नतीजे में कुछ हलाकतें भी हुई। हमें ये भी देखना है, हमारे उलमा को भी देखना है
कि लोगों को जज्बाती फजा से दूर रखें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल ये अफोर्ड नहीं करता कि पाकिस्तान की तरफ किसी की भी इस किस्म की तवज्जो जाए कि ये भी हमारे लिए कोई चैलेंज हो सकता है, थ्रेट हो सकता है। अब जहां तक खलीजी ममालिक का ताल्लुक है, ईरान की स्ट्रेटजी यूं महसूस होता है कि वो खास तौर पे मुत्तहिदा अमारात के ऊपर ज्यादा फोकस है उसका। जो नंबर्स आ रहे हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा जो ड्रोन्स और मिसाइल शायद भेजे गए हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ भेजे गए। वो शायद ये चाह रहा है कि वहां पे, क्योंकि दुनिया भर की एलीट की इन्वेस्टमेंट्स हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में, तो वहां पे एक प्रेशर क्रिएट करे जिसके नतीजे में अमेरिका दोबारा मुज़ाकरात की तरफ आए या कम अज कम हमले करने कम करे। अभी इस सूरत हाल को वाज़ेह होने में मैं समझता हूं कि 6 से 7 दिन लगेंगे। हमें देखना होगा कि ईरान में सेकंड स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक, फोर्थ स्ट्राइक कैपेबिलिटी कितनी है। अभी तक तो ईरान डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि उसके पास एक वेल कैलकुलेटेड वॉर मशीनरी है, वेल कैलिब्रेटेड है, और वो जो कुछ उनके पास है उसको समझदारी से, यानी अपने हिसाब से हम जैसे मैंने पहले कहा कि इस वक्त जंग के दौरान अब इखलाकी या कानूनी जो सवाल हैं वो पीछे रह गए। अब तो जंग शुरू है, तो जंग के दौरान अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी तरजीहात के मुताबिक लोग अपना असला इस्तेमाल करेंगे और अपनी ऑप्शंस लेंगे। ठीक है, मैं नगमाना साहिबा से क्विकली एक और चीज़ जान लूँ। नगमाना साहिबा, इस वक्त जो खला पैदा हुआ है सुप्रीम लीडर के जाने के बाद, उसको इस जंग के माहौल में आप फिल इन होता हुआ देख रही हैं? बड़ी तादाद में लोग उनके लिए आज बाहर निकले हैं, इज़हार यकजहती किया है उन्होंने जो इस वक्त ईरानी लीडरशिप है उसके साथ। दूसरे ममालिक में, पाकिस्तान में भी लोग उनके साथ हैं, बट जो खला वहाँ पैदा हुआ होगा इस वक्त इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर, वो कितना बड़ा सेटबैक रहेगा? या जिस तरीके से अभी ईरानी फोर्सेस कह रही हैं, पासदारान इनकलाब का ये दावा है कि वो अभी मज़ीद सख्ती आएगी उनके हमलों में, ये वाकई इस तरह हो पाएगा? देखिए, एज आई सेड, ये बड़ी समझदार कौम है, और ये समझ लेना कि उन्होंने अपना कोई सक्सेशन बहुत अच्छी तरह प्लान नहीं किया होगा, तो ये गलत है। इन्होंने बहुत अच्छी तरह, खास तौर पे एक मुल्क जिसको कांस्टेंट थ्रेट है, और ईरान से, उससे इजराइल से भी है, और दुनिया की अब तक जो सबसे बड़ी ताकत है, कुव्वत है अमेरिका से, वो डायरेक्ट उनको थ्रेट था। तो उन्होंने अपना बहुत अच्छा सक्सेशन प्लान तैयार किया हुआ है, और वो ऑफ कोर्स उनका एक लीडर जो 40 साल से वहाँ इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल फिगर है, उसका गैप तो होगा, लेकिन वो इतना बड़ा प्रैक्टिकली नहीं होगा। इमोशनली यस, लेकिन आई थिंक प्रैक्टिकली नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने सक्सेसर्स खुद चुन के और बहुत ही उनको तैयार किया हुआ है। अभी आप देखेंगे 2-3 दिन में उनकी नॉमिनेशन आपके सामने आ जाएगी, और थिंग्स विल बी एज यूजुअल। और अगर वहां मजीद हालात खराब हुए, मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि ये एक तो रिजीम चेंज इस तरह आप ईरान में नहीं ला सकते। आप उसके जो पॉलिटिकल इलेक्टेड लीडर्स हैं उनमें फिर भी एक उनके अप्रोच डिफरेंट होती है। वो फिर भी नेगोशिएशंस की बात कर लेते हैं, वो फिर भी कॉम्प्रोमाइजेस की बात कर लेते हैं, लेकिन अगर वहाँ जो उनकी मिलिट्री है, पासदारान है, उनका टेक ओवर हो जाता है, तो फिर तो बहुत ही हार्ड लाइन हो जाएगा, और ये जंग फिर और भी बहुत ज्यादा चलेगी। लेकिन आई पर्सनली फील, आई एम नॉट एन ईरान एक्सपर्ट एट ऑल, बट आई पर्सनली फील कि ये बहुत अच्छी तरह से अपना सक्सेशन सक्सीड कर लेंगे होने में। यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है कि उनके यहाँ कोई लीडरशिप गैप आएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या जो ईरान कह रहा है कि हमारे पास बहुत लेयर्ड अपना डिफेंस का सिस्टम मौजूद है, वो उसको कितना इफेक्टिवली यूज, नाउ इज द टाइम। तो क्या वो ये जो थ्रेट है उसको इतना मजबूत जवाब दे सकता है कि वो थ्रेट कुछ अरसे के लिए, कुछ डेकेड्स के लिए पीछे वो धकेलने में कामयाब हो जाए,
या नहीं, या फिर ये है कि ये आग इतनी बढ़ जाए कि ये ईरान की बात तो अपनी जगह है, ये इराक, मिडल ईस्ट, हर जगह फैल जाए। देखिए, ऑलरेडी आपने सुना होगा कि जो इराक की हिजबुल्ला का लिंक है, जी। वो कोई मेरा ख्याल है 50,000 के करीब लोग हैं। और वो भी कह रहे हैं कि जी वी विल फाइट। उसके बाद होतीज ने भी कहा है कि जी वी विल फाइट। तो ये आग फिर बहुत फैलेगी, और उस आग में खाली ईरान तो नहीं जलेगा, सब जलेंगे। और हमारे लिए तो हमें तो बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि इस वक्त ईरान का तो हम पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। खास तौर पे पिछले जून में जिस तरह हमने ईरान का साथ दिया, हमें उन्हें बहुत अच्छी तरह पता चल गया है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, और जिसे वो दोस्त समझते थे इंडिया, वो तो उनके घर में बैठा उसने चोरी की है। और सारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क मोसाद का, इसराइल का है, वो बेसिकली इंडियन कंपनीज के थ्रू चल रहा था वहां। और इस वक्त हमारा अमेरिका के साथ भी, वेस्ट के साथ भी जो ताल्लुक है, वो बहुत अच्छा जा रहा है, और उन्हें भी हम पे एक किस्म का कॉन्फिडेंस भी है और एतमाद भी है। तो हम इस वक्त जो कर सकते हैं वो ये है कि अपनी फुल डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटीज को सामने रख के कोई मीडिएशन का रास्ता निकालें, दोनों तरफ किसी तरह हम कुछ समझाने की कोशिश नगवाना साहिबा, करें कि जितना नुकसान हो गया है, इसके मत हो। बाद मीडिएशन का रास्ता आप समझती हैं कि अब भी है ओपन? देखिए, मीडिएशन का रास्ता इस वक्त सिर्फ एक सूरत में है, और वो ये है कि इतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ा दे ईरान अमेरिका और इसराइल के लिए इस जंग की, कि वो खुद मजबूर हो जाएं और ऑफर करें कि जी लेट्स स्टॉप। बिकॉज ईरान तो बहुत अरसे से कह रहा है कि बातचीत करें, और ईरान तो बहुत ज्यादा स्टेप बैक कर गया था अपनी पोजीशन से। जो रीसेंट टॉक्स इन्होंने सेबोटाज की है, तो टॉक्स की और डिप्लोमेसी की बात जो है वो अमेरिका और इसराइल तो नहीं कर रहे, वो तो इस हट धर्मी में हैं दोनों, अनफॉर्चुनेटली, कि ईरान को हर हाल में तबाह करना है। बिकॉज दे फील के सबसे बड़ा खतरा जो है इस वक्त वो ईरान है इसराइल की एग्जिस्टेंस के लिए। उसके बाद हमें इस बात का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, और अभी हमारे एक कॉलीग कह रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ नजर नहीं जानी चाहिए। पाकिस्तान की तरफ तो उनकी बहुत पहले से नजर है। और अभी जो रिसेंटली पिछले हफ्ते आपने देखा है किस तरह इंडिया, मोदी और अफगानिस्तान ने मिलकर खुलेआम कहा है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। अभी नेतन्याहू ने 2-3 महीने पहले कहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल हमारे टारगेट पे है। पाकिस्तान ईरान के बाद फिर पाकिस्तान की बारी है। कितने जब से हम होश संभाला है, ये सुन रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता, खासतौर पे पिछले 25 साल से, कि जिस तरह मुस्लिम स्टेट्स को वन आफ्टर दी अदर जो भी राइट, बिल्कुल नगवान साहबा, पॉइंट आ गया। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर ब्रिगेड साहब की जानिब जाते हैं, मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिए जी। वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब की जानिब में जाऊंगा। ब्रिगेड साहब, इस वक्त जो बात है वो पहले से बहुत सारी कॉल्स डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म देते आ रहे हैं कि अवाम निकलें, इस रजीम चेंज की बात कर रहे हैं। डू यू थिंक कि ये इसमें कामयाब हो जाएंगे इतना जल्दी? ये अभी फ़िज़ाई हमलों से ही ये करने में कामयाब हो जाएंगे? हमने देखा कि बड़ी सपोर्ट इस वक्त जो ईरानी सेटअप है उसके साथ अवाम की मौजूद है। सो इनको बूट्स ऑन ग्राउंड करने पड़ेंगे आगे जाकर, या कुछ इस तरह की चीज़ करेंगे रिजीम चेंज करने के लिए, या किस तरह से आगे बढ़ता हुआ इस सारे मामले को देख रहे हैं? देखें, ये तो उस वक्त मुमकिन है कि अगर बहुत ज़्यादा ईरान का नुकसान हो और मिसाइल कैपेबिलिटी भी ख़त्म हो जाए, उसके बाद बहुत आपके सामने वो बॉम्बिंग करते हैं, इंस्टॉलेशन को तबाह करते हैं, फिर उसके बाद जो इन्होंने वार्निंग दी है कि पाकिस्तान ने ईरान को, उसके बाद फौज को, मलेशिया को, जी कि आप हथियार डाल दें, उनमें इम्यूनिटी देंगे, एंड दिस अ टाइम वी आर देयर, आप हुकूमत चेंज कर लें। ये ईरानी अवाम बड़ी गयूर कौम है और बड़ी रेजिलियंट है और बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है, बड़ी ही वो जो कौमियत वाली कौम है। ये कभी भी फौरन मुल्क की मर्जी से हुकूमत चेंज नहीं करेगी।
अगर ये हुकूमत चेंज, इनके जरूर अंदर अपोजिशन होगी, डेफिनेटली होती है, लेकिन वो करेंगे जब इलेक्शन का वक्त आएगा, तो उस वक्त वो विद इन अपनी मर्जी से जो अपोजिशन अपनी हुकूमत लेकर आएगी, दैट इज डन। बट अगर वो समझते हैं कि इसराइल की हुकूमत आ जाएगी, रजा पहलवी का बेटा आ जाएगा, तो आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल, अनलेस ये अंदर बूट आ जाएं और बहुत ज़्यादा लड़ाई हो। क्योंकि आपके सामने ये 10 साल भी लड़ने वाले हैं, 5 साल लड़ने वाले हैं, ये इराक से 10 साल लड़े, तो ये कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, ये आपको मैं बताऊं। इसलिए इसको तो ये भूल जाए कि रजीम चेंज अपनी मर्जी करेंगे, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता रजीम चेंज होती है और इसराइल नवाज हुकूमत आती है, रजा पहलवी का बेटा आ जाता है, दिस इज अ वेरी सीरियस सिनेरियो फॉर पाकिस्तान। ये हमें बड़ा क्लियर पता होना चाहिए। इदारे के पाकिस्तान इसीलिए खुल्लम खुल्ला यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में भी, हम फॉरेन ऑफिस में भी, हर जगह पर हमने स्टेटमेंट दिए हैं कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली, उसके बाद मॉरली, स्ट्रेटजिकली, हर लिहाज से हम अपने ईरानी भाइयों को जी खड़े हैं। वायलेट करना किसी एक सॉवरेन मुल्क की बात करना, क्योंकि इससे अब ये देख लें कि अगर वो हुकूमत आ जाती है, इसका मतलब कि इंडिया की फिर वहाँ इंग्रेस हो जाए, और अगर इंडिया वहाँ पर आता है शाहबार के बाद, तो वो पूरी टेररिस्ट बलोचिस्तान की और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, BLA, BLF, BNA, मजीद ब्रिगेड, इन सब को ट्रेन करके वो लॉन्च करेगा और ज़्यादा कोशिश करेगा कि वहाँ पर दहशतगर्दी हो। और लाइक वाइज, क्योंकि ये इंडिया जो है, ये इसराइल की प्रॉक्सी है, आपकी एक किस्म प्रॉक्सी बन गया, इतना बड़ा मुल्क छोटे से मुल्क की प्रॉक्सी बन गया। लाइक वाइज के ये जो अफगान तालिबान रजीम है, ये और TTP मिल के अफवाजी, ये वहाँ पर KPK में प्रॉब्लम करेंगे। तो इस लिहाज से पाकिस्तान के लिए ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। उधर इंडिया, उधर इसराइल नवाज हुकूमत, इधर वेस्ट में आपके तहरीक तालिबान रजीम, तो ये बड़ा एक खतरनाक सिनेरियो बनता है। इसलिए पाकिस्तान खुल्लम खुला सपोर्ट करनी भी चाहिए, और लेट्स होप कि ये रजीम चेंज नहीं होती, ईरान रिमेन इंटैक्ट। और अगर ईरान कामयाब हो जाता है इसराइल का बहुत नुकसान करने में, बजाय से कि वो अपनी एनर्जी वेस्ट करे अरब ममालिक के ऊपर, ये डायरेक्ट, इसराइल छोटा मुल्क है, दबा के अगर उसका नुकसान करे तो खुद चीज़ वार के लिए आएंगे, एंड दैट इज़ द टाइम दे कैन हैव कि इनकी रिस्पेक्टेबल बचत हो जाएगी, और ये हमारे खिते के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अनीक ज़फ़र साहब, थोड़ी सी बात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से करते हैं। ये भी एक ऑनगोइंग सिलसिला है, और बज़ाहिर ये भी थमा नहीं, रुका नहीं, एक झड़प नहीं है इसको कह लीजिए जो बॉर्डर एरिया में हुई हो, बल्कि ये भी एक फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो चुकी है चीज़। मैं गलत नहीं हूँगा अगर इस तरह भी कहूँ तो। इसका भी कोई अंजाम होना है, इसको भी कहीं हमने थमते हुए देखना है। बज़ाहिर ये भी एक आपको तूल पकड़ती हुई, तवील होती हुई एक जंग नज़र आ रही है। अनीक साहब, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुँच रही। सॉरी जी, अस्सलाम वालेकुम। जो अफगानिस्तान वाला मसला है, इसको आप इस तरह देखें कि ये कोई जंग जो है वो एक कोई कन्वेंशनल जंग नहीं है। इसमें अफगानिस्तान के पास कोई बाकायदा फौज नहीं है, वो एसिमेट्रिकल वॉर के एक्सपर्ट हैं, और वो उसी को समझते हैं कि वो उनकी स्ट्रेंथ है, और वो उसी के तहत पाकिस्तान को तंग करने की कोशिश करेंगे। जैसा अभी ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया, पाकिस्तान ये काम इस वक्त अब प्रीएम्प्टिवली कर रहा है कि वहाँ जितना असला मौजूद है, जो और प्रॉक्सीज के हाथ लग सकता हो, जो अफगानिस्तान की बाकायदा फौज बनाने के काम आ सकता हो, उस तमाम असले को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हो रही है। आपने पिछले चंद दिनों में देखा कि पाकिस्तान मुसलसल उन डिपोज पर हमला कर रहा है जहाँ पे ये वेपन स्टॉक पाइल मौजूद थे। ये वही स्टॉक पाइल है जो अमेरिका USA वहां से अफगानिस्तान से जाते हुए छोड़ गया था। तो पाकिस्तान इस चीज को प्रेम्प्ट कर रहा है कि कल को अफगानिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी ना हो कि वो एक कन्वेंशनल थ्रेट पाकिस्तान के लिए बन सके। ये पाकिस्तान की ये जो कैंपेन है, ये अभी कुछ अरसा चलेगी। मैं ये समझता हूँ कि अभी कम से कम जो ये काइनेटिक ऑपरेशंस हैं, ये चलेंगे कम से कम 2 से 4 हफ्ते, और उसके बाद होगा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और मैनेजमेंट ऑफ द बॉर्डर। और शायद अभी इसके बारे में कुछ कहना बहुत अर्ली होगा,
बहुत अभी शायद वो मौका ना आए, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान को जो वल्नरेबल एरियाज हैं जहां से ज्यादा क्रॉसिंग होती रही है, वहां पे जहां पे कैंप हैं, उनके इर्द गिर्द एक किस्म का बफर जोन क्रिएट करना पड़ेगा। वो आप एरियल सुपीरियरिटी के जरिए करें, वो आप बूट्स ऑन ग्राउंड के जरिए करें। मेरा नहीं ख्याल कि बूट्स ऑन ग्राउंड का होगा, लेकिन शायद हम जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं उनके जरिए करेंगे, या हम एयरफोर्स के जरिए करेंगे। हमें ये करना पड़ेगा कि उन एरियाज में अफगान काबुल में जो भी हुकूमत हो उसको मालूम हो कि इन एरियाज में जहां जहां वल्नरेबिलिटी पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई किया है, वहां पे जो भी चलती हुई चीज नजर आएगी वो एक लेजिटिमेट टारगेट होगा। पाकिस्तान को ये वाली डिटेरेंस वहां पर इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, तभी हम उस सिनेरियो से बच सकेंगे जिस सिनेरियो की तरफ ब्रिगेडियर हारिस साहब ने इशारा किया है। जहां तक काबुल में हुकूमत का ताल्लुक है, काबुल में हुकूमत कोई भी हो, वो पाकिस्तान का अभी तक तो तजर्बा यही रहा है कि उसके साथ हमारे इख्तलाफात हो जाते हैं, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि काबुल में जितने भी हुक्मरान आते हैं वो जो उनका पश्तून या अफगान नेशनलिज्म कह लें, वो उसको इस बुनियाद पर डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि जी हमारे जो पश्तो स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान की तरफ बैठी है और उनका दिल शायद काबुल के साथ धड़कते हैं। हालांकि उनकी ये गलत फहमी है, अभी भी उनको शायद ये गलत फहमी थी जब वो पाकिस्तान के साथ मामला को तय नहीं कर रहे थे कि शायद इस तरफ जो कबायली इलाका जिनको हम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, पुरानी या एजेंसीज थी पुराने ज़माने में, कि इनमें शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी पाई जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग हैं जिनके कुछ रोज़गार वाबस्ता है, कुछ कानूनी और कुछ गैर कानूनी रोज़गार, उनको तकलीफ होती है जब यहाँ पे बॉर्डर बंद होता है। अदरवाइज यहाँ के पाकिस्तान के पश्तून जो हैं, ख़ास तौर पे जो पेशावर वैली या सवाबी का एरिया है, इसी तरह बहुत बड़ा एरिया खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो ये हज़ारा डिवीजन है, ये वाले इलाके हैं, और इवन जो कबायली इलाके हैं उनमें भी जो अक्सरियत है वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है कि उनका लॉन्ग टर्म मुफाद पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। तो ये अभी चंद माह ये आपको लगता है कि ये वो वक्त है, चंद माह या हफ्ते, जो कि अब हम इस सारी सूरत हाल को शायद ऑनगोइंग देखेंगे? ब्रिगेड साहब, आप कैसे देख रहे हैं? काफ़ी हद तक नुकसान है जो पहुंचा है, उनको अपडेट्स आ रही हैं, बेतहाशा व्हीकल्स, टैंक्स, पोस्ट कैप्चर करने की बातें, फिर फ़िज़ाई हमले हमारे, उनमें बहुत कुछ टारगेट करने की। सो यकीनन ये सारी कामयाबी है, लेकिन ये हतमी कामयाबी उस वक्त होगी हमारी जब हम जो दहशतगर्दी वहाँ से पाकिस्तान की तरफ आ रही है उसको रोकने में हम कामयाब हो जाते हैं, या हम इसी अफ़गान रजीम या किसी और को मजबूर कर देते हैं कि उनको सेफ़ हेवन्स वहाँ पर ना दे, उनके लिए ज़मीन वहाँ तंग कर दी जाए। उसमें कितना वक्त दरकार है या हो सकता है? ब्रिगेडियर साहब। देखिए अरसलान, इसमें देखें, बात यह है कि पाकिस्तान सबसे पहला काम पाकिस्तान को करना चाहिए, जो हम एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, इंटरनल 200 से 250 इंटेलिजेंस ऑपरेशन कर रहे हैं, सहूलतकार जो कर रहे थे, सहूलतकारी प्रोटेक्ट कर रहे थे, इनको का इधर की एयर से उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। देखें, अगर अमेरिका ईरान में आता है, वेनेजुएला में आता है, अफगानिस्तान में आ जाता है, तो जब हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही, व्हाई नॉट टू ब्रिंग अ फ्रेंडली रिजीम ओवर देयर? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अफगान अवाम से हमें बड़ी मोहब्बत है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बड़ी मज़े से बुरे हैं। हमें उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो खड़े हों, और वो बड़े गयूर कौम है और सबके पास हथियार, अपनी वेपन, हर चीज़ है। दे शुड स्टैंड अप और इनको हटाएं और ला के अपनी मर्जी की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ले करें। और ये तो इतने इन पैसों में भरे बैठेंगे, ये फ़ौरन उठेंगे और इंडिया में भाग जाएंगे जाके, या चाइना या इजराइल में चले जाएंगे, भाग के बैठ जाएंगे जाके। उसके बाद नॉर्दर्न लाइट, इनके अंदर बड़े ग्रुप हैं जो मॉडरेट हैं, जिनके खिलाफ हुए हैं। इवन जो ये मुल्ला याकूब ग्रुप है, सिराजुल हक्कानी ग्रुप है, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। ये अगर खड़े होते हैं और जाके इनको हुकूमत को चेंज करते हैं और उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती है वहाँ पर, वो एथनिक बैलेंस होती है, उसमें एक हज़ारा ताजिक,
पश्तून सब कौमियतें आ जाती हैं इसके अंदर, और आके वो दुनिया से सफारती ताल्लुकात भी कायम करते हैं, कॉम्पिटिटिव नेशन से रहना भी सीख लेते हैं। उसके बाद उसकी अफगानिस्तान डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, खवातीन के हकूक़ के लिए, बच्चियों की तालीम के लिए। देन मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर है, ये सेंट्रल एशिया के लिए भी, हमारे लिए भी, ईरान के लिए भी, चाइना के लिए भी, रशिया के सबके लिए बेहतर है। हमें तो बल्कि ये मेरे ख्याल में सेंट्रल एशिया के ईरान, पाकिस्तान, चाइना के सोरी हेड को बैठना चाहिए, मुश्तरका लायबल बनाएं, देखिए क्या हम कर सकते हैं, कैसे ये अफगान तालिबान रजीम को मजबूर कर सकते हैं कि या तो वो जाएं या फिर वो दे शुड लर्न टू लिव पीसफुली, ताकि ये अफगानिस्तान पीसफुल होगा तो सबके लिए प्रॉपर, और ये इकोनॉमिक तरक्की हो जाएगी रीजन के लिए। और पाकिस्तान को बिल्कुल ये ठीक बात है कि वी आर गोइंग, हमने हार्ड सेट बन गए हैं, हमने इनके तमाम एमुनिशन डंप्स, इनके वेपन्स की जहाँ रखे हुए उन्होंने वो, इनके ब्रिजेस, उसके बाद इनके जो ट्रेनिंग कैंप्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप, इनके कमांडर्स की लोकेशन, इनको भी वहाँ शुड टारगेट, दाइश के मुल्ला ये जो है अपना खास नूर वली मासूद ले लें, अब्दुल बहादुर को ले लें, दाइश के कमांडर लें, इन सबको मारें। वाई शुड दे आर द ट्रबल मेकर ऑफ पाकिस्तान, द अर्ली वी किल दम द बेटर इट इज़। हमें इस चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान में कम से कम KPK तो आराम से हो, एंड देन वी लुक टुवर्ड्स ये फिर तो हिंदुस्तान की तरफ। हमें ये बहुत ज़रूरी करने की ज़रूरत है। हमने बहुत लिहाज किया, बहुत कोशिश कर ली, एनफ इज़ एनफ, और हमारी कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है। हम इंडियन की इतनी बड़ी फौज को 2 दिन के अंदर हमने उनको शिकस्त फायद दिए, मुंह काला किया एयरफोर्स का, ग्राउंड फोर्सेस का। आपके सामने इंडिया किस तरह भीगी हुई बल्कि मुंह काला होकर छुप के बैठे हुए हैं, अमेरिकन रियलाइज करते हैं। तो हमें यही करने की जरूरत है, हमें अब इनके कोई लिहाज की जरूरत नहीं है ना। इनको आप, इनका इलाज ही यही है, इनको मारें, इनके कमांडर्स को, रजीम चेंज करवाने के, इनकी हेल्प करें अवाम की, और उसके बाद जो फ्रेंडली गवर्नमेंट आती है उसके साथ अगर अफगानिस्तान पीसफुल, आप ये देखें कि सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान पीसफुल, बलोचिस्तान से कनेक्टिविटी, गवादर पोर्ट, और दुनिया की मार्केट अवेलेबल है अफ्रीका की, मिडल ईस्ट की, ये सेंट्रल एशिया की। इसी तरह अगर हम सीपैक बना लेते हैं काशगर से, तो 9 दिन में उसका सामान चाइना का पूरा वहाँ पहुँच जाता है। तो ये मुल्क के लिए कितनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो जाएगी, इसके ऊपर हमें बड़ा सीरियसली, आई एम श्योर गवर्नमेंट प्लान कर रही होगी, हमारी आर्म फोर्सेस प्लान कर रही होंगी, हमारे फील्ड मार्शल सिपा सलार जो चीफ डिफेंस फोर्सेस, ये डायनामिक पर्सन, ये प्रोफेशनल सिपा सलार है, आई एम श्योर चीज़ें प्लान हो रही होंगी। यही इनका इलाज है। अगर हम इनसे ये आराम से बिहेव करेंगे, डील करेंगे, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। दिस इज द टाइम। बिल्कुल सही प्रपोज किया ब्रिगेड साहब आपने। जो चीज़ें वे फॉरवर्ड हैं, जो चीज़ें इस सारे मामले का सलूशन है, और लेट्स होप के इसी तरह से ये चीज़ें बढ़े। इस वक्त पूरे ख़त्ते के लिए एक अच्छी सूरत हाल नहीं है, और यकीनन बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि मुश्किल एक दौर में ये पूरा का पूरा ख़त्ता दाखिल हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि कोई बेहतरी की सूरत हमें नज़र आए और चीज़ें उतनी ख़राब ना हों जितनी फ़िल वक्त नज़र आ रही। आज के प्रोग्राम से इतनी। एहसान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।